लेकिन मैं साम्राज्यवादियों से कहता हूं और मैं अपने लोगों से कहता हूं, हिम्मत मत करना, क्योंकि जवाब ऐसा हो सकता है। उत्तर अमेरिकी साम्राज्य की शुरुआत और अंत हिम्मत मत करना। जो शांत है उसे शांति रहने दो। मैं एक शांति प्रिय आदमी हूं। मेरे पास आओ, यहां तुम्हारा इंतजार है। देखो फ्लोरेस, आने में देर मत करना। कायर, मेरे पास आओ। कायर। अमेरिका ने हाल ही में कैरिबियन में 4000 सैनिक भेजे, लेकिन वे सिर्फ सैनिक नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक वायुसेना और नौसेना ने शुरू किया। अब इसे कैरिबियन सागर भेजा जा रहा है। यह पेंटागन का ऑपरेशन है। उन्होंने 40,000 टन का एक युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां भेजी। सोचिए, इतनी बड़ी सेना वेनेजुएला के पास तैर रही है। CNN जैसे मीडिया ने बताया कि इस अभियान को डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी है, जिसमें USS नामक उभयचर समूह भी शामिल है। इवो जिमा 2 और उड़ानें, एक परमाणु पनडुब्बी विध्वंसक, एक मिसाइल क्रूजर, टोही विमान और लड़ाकू हवाई समर्थन, ये सभी साउथ कमांड के अधीन हैं। निकोलस मादुरो, जब उन्होंने ये खबरें देखी तो जो किया वो था एक बंकर में छुप जाना। क्या आपको लगता है कि ये एक संयोग है? वो कुछ ऐसा जानता है जो लोग नहीं जानते। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है। इस ऑपरेशन के पीछे क्या है? आखिर निकोलस मदुरो को भविष्य से इतना डर क्यों है? बेन, शुरुआत करने के लिए मुझे तुम्हें यह बताना है कि अमेरिकियों ने जो ताकत भेजी है वो कोई मजाक नहीं है। सबसे बीच में है USS इवो जिमा, एक 40,000 टन का विनाशकारी उभयचर हमला जहाज। और यह कोई आम जहाज नहीं है। यह मूल रूप से एक तैरता हुआ सैन्य अड्डा है, जिसमें 257 मीटर लंबा उड़ान टैंक है और यह 2000 से अधिक पूरी तरह से सुसज्जित मरीन ले जा सकता है। जहाज पर एक अस्पताल भी है, जिसमें 600 बिस्तर है। यह सचमुच समुद्र में तैरता हुआ एक सैन्य शहर है। इसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स शिप सैन एंटोनियो और यूनाइटेड स्टेट्स शिप फोर्ट लॉडरडेल भी यात्रा कर रहे थे, जो सैन एंटोनियो श्रेणी के 2 उभयचर परिवहन जहाज हैं। ये जहाज ऑपरेशन के मुख्य आधार है, जो वाहन, उपकरण और सैनिकों को ले जाते हैं और पूरी ताकत को पूरा करते हैं। हमारे पास एक परमाणु हमला पनडुब्बी है। ऑपरेशन गुप्त रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा P-8 पोसाइडोन टोही विमान लंबी दूरी की निगरानी कर रहे हैं और कई आर्ली गियरबर्ग श्रेणी के विध्वंसक, जो उन्नत एजिस कॉम्बैट सिस्टम युद्ध प्रणाली से लैस है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका की इस बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए आधिकारिक वजह यह है कि वे चुनिंदा नशा आतंकवादी संगठनों से लड़ना चाहते हैं। बस इतना ही। आपको एक उभयचर आक्रमण बल की आवश्यकता क्यों होगी? मादक पदार्थों के तस्करों से लड़ने के लिए मरीन को ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह तटरक्षक बल का मिशन है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ और भी गंभीर काम के लिए भेजा गया था। इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि अमेरिकी इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य किसे मानते हैं। उन्होंने लॉस सोलेस कार्टेल, जो दक्षिण अमेरिका के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक है, को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि वे इस संगठन के मुखिया के रूप में किसे निशाना बना रहे हैं? कोई और नहीं बल्कि निकोलस मादुरो। हम किसी आम कार्टेल नहीं, बल्कि वेनेजुएला सरकार की बात कर रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन कहा गया है। और अमेरिकी इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने मादुरो के सिर पर $50 मिलियन की एक बहुत बड़ी इनाम रख दी है। आपको अंदाजा हो, यह इनाम पहले 15 मिलियन थी और अब इसे बढ़ाकर 50 मिलियन कर दिया गया है। और यह यूं ही नहीं हुआ।
लेकिन यह समस्या मादुरो से कहीं आगे जाती है। अरागुआ की ट्रेन लैटिन अमेरिका की सबसे हिंसक और डरावनी गैंगों में से एक, जो वेनेजुएला की जेलों में पैदा हुई थी और आज अमेरिका तक आतंक फैला रही है, उसे भी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया गया है। और उनके साथ ही मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल से भी संबंध है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक है। हम उन समूहों की बात कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं और अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित है। इसका मतलब है कि ये समूह अब न्याय विभाग के लिए समस्या नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, रक्षा विभाग के लिए। और जब कोई चीज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाती है तो उसका जवाब सैन्य हो जाता है। यह बदलाव बिल्कुल शानदार था। जब अमेरिकी लोगों ने कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया तो उन्हें उनके खिलाफ अपने सैन्य शस्त्रागार का उपयोग करने का अधिकार मिला। एक अंदाजा लगाने के लिए, यही अधिकार अल कायदा या ISIS के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अब वे सिर्फ एक पुलिस मामला नहीं देख रहे हैं, यह आतंक के खिलाफ युद्ध का मामला है। सूत्रों के अनुसार मादुरो अमेरिकी सैन्य गतिविधि पता चलने पर कराकस के गुप्त बंकर में छुप गए। आप जानना चाहते हैं क्या उसके डरने के अच्छे कारण हैं? आखिरकार हमने ये फिल्म पहले भी देखी है। 1989 में मैनुएल नोरिएगा पनामा पर नियंत्रण रखते थे और नशे के कारोबार में शामिल थे। अमेरिका की प्रतिक्रिया, ऑपरेशन जस्ट कॉज में 20,000 से अधिक सैनिकों ने हमला किया। उद्देश्य था नोरिएगा को ड्रग तस्करी के आरोपों में पकड़ना। नोरिएगा वेटिकन दूतावास में छुपा, लेकिन अंत में आत्मसमर्पण किया। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया और उसने दशकों तक जेल में समय बिताया। अब एक बात है जो आपको सिहरन देगी। वही 22वीं एक्सपेडिशनरी मरीन यूनिट, जो अब कैरिबियन की ओर जा रही है, 1983 में ग्रेनेडा पर हुए आक्रमण में भी शामिल थी। इतिहास न जानने वालों के लिए ग्रेनेडा कैरिबियन का एक छोटा द्वीप है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थानीय सरकार को गिराने के लिए हजारों सैनिक भेजे थे। वे कहते हैं कि वे अमेरिकी छात्रों की रक्षा और कम्युनिस्ट प्रभाव का मुकाबला कर रहे हैं। यह तेज आक्रमण था। कुछ ही दिनों में देश का नेतृत्व पूरी तरह हटा दिया। यही सैन्य इकाई, वही प्रशिक्षण के साथ, वही उभयचर हमले में विशेषज्ञता के साथ अब वेनेजुएला के पास के पानी में है। यह ऐसा है जैसे उसी जल्लाद को वही काम करने के लिए भेजना। इस इकाई का एक बहुत ही खास इतिहास है। जब यह इकाई किसी लैटिन अमेरिकी देश के पानी में दिखाई देती है तो आमतौर पर कोई नेता सत्ता से हटा दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, यहां एक पैटर्न है। लैटिन अमेरिकी नेताओं पर नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप लगने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सख्त होती है और मादुरो को इसके बारे में पता है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा सवाल है जिस पर शायद ही कोई बात कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि यह ऑपरेशन सिर्फ ड्रग्स पर है तो आप गलत हैं। यह एक बड़ी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की साउथ कमांड, जो लैटिन अमेरिका के लिए जिम्मेदार है, ने हाल ही में चौंकाने वाले बयान दिए हैं। इस क्षेत्र के कमांडर एडमिरल क्रेग फाउलर ने सीधे तौर पर कहा, पश्चिमी गोलार्ध पर हमला हो रहा है। लेकिन यह हमला सेनाओं द्वारा नहीं, बल्कि चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव के कारण हो रहा है, जो सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। और आंकड़े साबित करते हैं कि एडमिरल कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे थे। चीन ने लैटिन अमेरिका में 40 से ज्यादा बंदरगाह समझौते मंजूर किए हैं। वे सचमुच क्षेत्र की बुनियादी ढांचा खरीद रहे हैं। अमेरिकी आधिकारिक मूल्यांकन स्पष्ट है। हम इस गोलार्ध में अपनी स्थिति की बढ़त खो रहे हैं। अमेरिकियों के लिए लैटिन अमेरिका को हमेशा उनका पिछवाड़ा माना गया है। चीन को इतनी जगह बनाते देखना अस्वीकार्य है और वेनेजुएला को भी ठीक है। वह इस खेल में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। मादुरो चीन व रूस का सहयोगी है। अमेरिकियों के लिए मादुरो को हटाना सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है, यह खोई हुई प्रभावशीलता को वापस पाने और चीनियों और रूसियों को एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में है।
पश्चिमी गोलार्ध अभी भी अमेरिकी क्षेत्र है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे प्रभावशाली बात क्या है? यह ऑपरेशन 2020 में योजना बनाकर शुरू हुआ था। उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैरिबियन में पहली बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया जब उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ने के बहाने एक नौसैनिक बेड़ा भेजा। इसे ऑपरेशन एंटी नारकोटिक्स अप्रिमोरादा कहा गया। जब सरकारें और देश कोरोना वायरस पर ध्यान दे रहे हैं, एक बढ़ता खतरा है जिसे कार्टेल, अपराधी, आतंकवादी और अन्य बुरे तत्व खुद के लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाएंगे और हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए। हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आज अमेरिका शुरू कर रहा है। अमेरिकी लोगों को मौत से बचाने के लिए इस गोलार्ध में उन्नत मादक पदार्थ विरोधी अभियान शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चा नवाचार कानूनी क्षेत्र में था। उन्होंने कार्टेल्स को आम आपराधिक संगठनों से आतंकवादी संगठनों में बदल दिया और इससे सब कुछ बदल गया। राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया एक गुप्त निर्देश। इसने पेंटागन को इन समूहों के खिलाफ सीधे सैन्य बल का उपयोग करने की अनुमति दी। पहले यह डीईए और कोस्ट गार्ड का काम था, अब यह सेना, नौसेना और मरीन का काम बन गया है। मादुरो पर इनाम $15 मिलियन से बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया। यह इस बात का सबूत है कि तब से दबाव सिर्फ बढ़ता ही गया है और यह दबाव काम कर रहा है। इस समय अमेरिकी ड्रोन और सैन्य विमान प्यूर्तो रिको, पनामा, कोलंबिया, बहामास और एंटिल्स में तैनात हैं। मादुरो और कार्टेल घिरे हुए हैं। वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरने वाले देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं। और मादुरो, ठीक है, वह पिछले शुक्रवार से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए है। मादुरो का छिप जाना उनकी हताशा को दिखाता है। आखिरकार नेता तभी छिपते हैं जब उन्हें लगता है कि वेनेजुएला के अंदर ही कोई असली खतरा आ रहा है। जनता ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बढ़ती आर्थिक संकट के अलावा बेकाबू महंगाई के साथ अब उन्हें बाहरी सैन्य दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। शासन को एक ही समय में बाहर और अंदर दोनों तरफ से हमला झेलना पड़ रहा है। आज मादुरो की स्थिति नोरिएगा जैसी ही है, पनामा पर आक्रमण से कुछ महीने पहले जैसी। वहां लगातार बढ़ता हुआ सैन्य दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव, आंतरिक समस्याएं और सिर पर करोड़ों की इनामी राशि थी। लेकिन फर्क यह है कि मादुरो को चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। बस ये सारा समर्थन भी अपनी सीमाएं रखता है। अमेरिकी दबाव असहनीय हो गया है। यहां तक कि चीनी और रूसी भी यह तय कर सकते हैं कि मादुरो अब इस सारे निवेश के लायक नहीं है। मादुरो एक बात अभी तक नहीं जानते। सैन्य सूत्रों का खुलासा है कि अमेरिकियों के पास पहले से ही यह तय कार्यक्रम है कि कैसे और कब कार्रवाई करनी है, और वह तारीख उसकी सोच से ज्यादा करीब हो सकती है। जैसा आप देख सकते हैं, मादुरो का घेरा रोज तंग होता जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिकियों के पास यह करने की क्षमता है या नहीं। इतिहास हमें दिखाता है कि उनके पास यह क्षमता है। सवाल यह है कि यह कब और कैसे होगा। मादुरो का डरना जायज है। वह जानता है कि वही कहानी फिर दोहराई जा रही है और आमतौर पर कैसे खत्म होती है। और आप क्या सोचते हैं? क्या मादुरो इस दबाव का सामना कर पाएंगे या उनका हाल भी नोरिएगा जैसा होगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको इस जटिल स्थिति को बेहतर समझने में मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।